नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण प्रताप आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ आज फिर हम मिल रहे हैं एक नए वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है पक्सीनिया। दोस्तों, पक्सीनिया जैसा कि हम जानते हैं फंजाई का टॉपिक है। ये एक फंगस है। तो इसकी आज हम लाइफ हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। दोस्तों, लाइफ हिस्ट्री में बस हम उतना ही डिस्कस करेंगे जितना इंपॉर्टेंट है, जितना एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थोड़ा इसकी जो लाइफ साइकिल है वो बड़ी है और ब्रॉड है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत ज़्यादा टफ हो, लेकिन थोड़ा बड़ी है इसलिए ध्यान से समझना ज़रूरी है। कंसंट्रेशन के साथ समझिएगा तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आप समझ जाएंगे। तो शुरू करते हैं इसकी लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले देखते हैं इसका सिस्टमैटिक पोजीशन। तो किंगडम फंजाई है और फंजाई को ही माइकोटा भी कहते हैं, ये हम सब जानते हैं। इसके बाद इसका जो डिवीज़न है ये बेस्डियोमाइकोटा है। सब डिवीज़न पक्सीनियोमाइकोटिना है। क्लास पक्सीनियोमाइसिटीज़ है। ऑर्डर जो है पक्सीनियल्स है और फैमिली पक्सीनियसी है और जीनस तो पक्सीनिया है, जिसे हमें डिस्कस करना है। तो दोस्तों, ये बेस्डियोमाइकोटा है, एक इसका डिवीज़न है फंजाई का। माइकोटा का डिवीज़न है बेस्डियोमाइकोटा। तो ये बेस्डियोमाइकोटा में जो माइसिलियम होता है, ये अगर इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसकी लाइफ साइकिल में जो माइसिलियम होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक प्राइमरी माइसिलियम, सेकेंडरी माइसिलियम और टर्सरी माइसिलियम। ये 3 तरह के माइसिलियम जो होते हैं इसकी लाइफ साइकिल में आते हैं। बेस्डियोमाइकोटा के जितने भी मेंबर हैं सब की लाइफ साइकिल में 3 तरह के माइसिलियम पाए जाते हैं। प्राइमरी माइसिलियम जो होता है बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। जैसे ही बेस्डियोस्पोर जर्मिनेट करता है तो उस समय क्या बनता है, प्राइमरी माइसिलियम। बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, बिल्कुल थोड़े समय के लिए बनता है। उसके बाद जो सेकेंडरी माइसिलियम होता है, जब प्राइमरी माइसिलियम में अगर स्पर्मेटाइजेशन हो जाए तो उसकी क्या करेंगे, दो जो सेप्टा होगा बीच में, वो 2 सेल्स का सेप्टा, जो एक सेप्टा होगा बीच में, जैसे मान लीजिए ये कोई हाइफी ग्रो कर रही है, माइसिलियम है, ये इसके सेप्टा है बीच बीच में और इसके सेल्स को सेपरेट कर रहे हैं। तो मान लीजिए कोई 2 साइड बाई साइड जो सेल ग्रो कर रही हैं, इनके बीच का जो सेप्टा है उसमें क्या हो जाए, स्पर्मेटाइजेशन हो जाए। तो उसका सेप्टा जो है वो फ्यूज हो गया। तो इसके एक एक न्यूक्लियस था हर एक के पास, तो इसमें क्या हुआ, 2 न्यूक्लियस आ गए। 2 न्यूक्लियस आने के बाद इसमें कंडीशन हो गई डाइकैरियोटिक या बाइन्यूक्लिएट कंडीशन हो गई और ये सेकेंडरी माइसिलियम बन गया। प्राइमरी माइसिलियम ही था, उसमें अगर स्पर्मेटाइजेशन हो गया तो उसमें कंडीशन आ गई डाइकैरियोटिक या बाइन्यूक्लिएट, क्योंकि बीच का जो सेप्टा था वो डिसॉल्व हो गया इसमें। तो ये था सेकेंडरी माइसिलियम। पहले प्राइमरी माइसिलियम जो था वो मोनोकैरियोटिक था, बहुत शॉर्ट लिव्ड था। सेकेंडरी माइसिलियम जब बना, जब उसमें प्राइमरी माइसिलियम में स्पर्मेटाइजेशन हुआ तो इसमें डाइकैरियोटिक कंडीशन आ गई। उसके बाद कुछ समय बाद क्या होगा, सेकेंडरी माइसिलियम जो होता है दोस्तों, वो लाइफ साइकिल में मोस्टली जो ज़्यादातर रहता है, पूरी की पूरी लाइफ साइकिल में लगभग सेकेंडरी माइसिलियम ही क्या करता है, डोमिनेट करता है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक सेकेंडरी माइसिलियम ही रहता है। उसके बाद टर्सरी माइसिलियम का फॉर्मेशन होता है, वो भी बहुत थोड़े समय के लिए होता है। जब इस सेकेंडरी माइसिलियम में ये डाइकैरियोटिक कंडीशन आ गई, अब ये तब तक नहीं फ्यूज़ करेंगे जब तक कि लाइफ की आखिरी स्टेज नहीं आ जाएगी उसकी लाइफ साइकिल की। और जब आखिरी स्टेज में ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे तो यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी 2n, डिप्लॉयड कंडीशन आ जाएगी। तब ये बन जाएगा क्या, टर्सरी माइसिलियम। दोस्तों, ये माइसिलियम जो है ये पूरे के पूरे में अगर बाइन्यूक्लिएट कंडीशन आएगी तभी क्या होगा, सेकेंडरी माइसिलियम का फॉर्मेशन होगा। अब हर सेल तो फ्यूज़ नहीं करेगी एक दूसरे के साथ, सब सेल में तो स्पर्मेटाइजेशन होगा नहीं। अगर सब में हो जाएगा तो एसेप्टेट कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि सबका सेप्टा अगर फ्यूज़ हो जाएगा तो एसेप्टेट कंडीशन ऑब्वियसली आ जाएगी। तो उसमें क्या होगा, क्लैंप कनेक्शन एक होता है या डोलीपोर सेप्टम। इन 2 मेथड्स के थ्रू क्या होता है, एक सेल से सारी सेल क्या होती है माइसिलियम की, सारी सेल में डाइकैरियोटिक कंडीशन आ जाती है। एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए ये प्राइमरी माइसिलियम है, इसमें सेप्टा है बीच बीच में, हर एक के पास एक एक न्यूक्लियस है अपना। इसमें स्पर्मेटाइजेशन हो गया तो इसकी वॉल क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई स्पर्मेटाइजेशन के थ्रू। ये या फिर कोई साइड बाय साइड हाइफी ग्रो कर रही हैं, उसमें से कोई हाइफी क्या हो गई, डिसॉल्व होकर इसके साथ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाए और यहाँ पे डाइन्यूक्लिएट कंडीशन आ गई। तो जब डाइन्यूक्लिएट कंडीशन आ गई तो सब में, तो क्योंकि सब में होना है, पूरे के पूरे माइसिलियम में हर सेल में डाइन्यूक्लिएट कंडीशन चाहिए,
तो क्या होगा कि यहाँ पे क्लैंप कनेक्शन बनेंगे, हुक लाइक स्ट्रक्चर एक सेल से दूसरे सेल तक ले जाने के लिए, किसको, न्यूक्लियस को ले जाने के लिए। अब ये न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और इसमें से जो हाफ न्यूक्लियस होगा, ये एक न्यूक्लियस जो डिवाइड करके दो बनेंगे, तो एक न्यूक्लियस जो होगा वो इस क्लैंप कनेक्शन के थ्रू इस सेल में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दो न्यूक्लियस आ जाएंगे, दो न्यूक्लियस, यहाँ पे डाइन्यूक्लिएट कंडीशन हो गई। उसके बाद ऐसा ही करते करते पूरी की पूरी माइसीलियम में ऐसे ही क्लैंप कनेक्शन हर सेल से बनते रहेंगे दूसरे सेल के लिए, और वो कंडीशन डाइन्यूक्लिएट होती रहेगी। तो ये हो गया सेकेंडरी माइसीलियम। अब इसमें क्या होगा कि जो दो न्यूक्लियस हैं ये आपस में फ्यूज कर जाए, इनका फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो यहाँ पे बनेगा एक सिंगल न्यूक्लियस जो कि होगा डिप्लॉयड, और ये फेज भी बहुत स्मॉल टाइम के लिए आती है, बहुत लिटिल टाइम के लिए आती है, और ये कहलाएगा टर्सरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम पहले बना जब बेस्टियोस्पोर जेमिनेट किया, सेकेंडरी माइसीलियम स्पर्मेटाइजेशन के बाद बना, सेकेंडरी माइसीलियम थ्रू आउट द लाइफ रहता है, लाइफ के ज़्यादातर फेज में, और उसके बाद टर्सरी माइसीलियम बना जब दो न्यूक्लियस जो डाइकैरियोटिक कंडीशन थी, अब वो जब फ्यूज कर गए तो ये बना टर्सरी माइसीलियम। दोस्तों बेस्टियोमाइकोटिना के या बेस्टियोमाइसिटीज के जितने भी मेंबर हैं इस डिवीज़न के, सब में ये तीन तरह के माइसीलियम पाए जाएंगे। इसलिए मैंने बताया क्योंकि हम लोग पक्सीनिया आज डिस्कस कर रहे हैं, तो पक्सीनिया जो है वो बेस्टियोमाइसिटीज का ही मेंबर है, जैसा कि हम सब अभी देख चुके हैं। तो पक्सीनिया स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पक्सीनिया दोस्तों एक पैरासिटिक फंजाई ऑब्लिगेट पैरासाइट है। वैसे तो बेस्टियोमाइसिटीज के जितने भी मेंबर हैं वो सेप्रोफिटिक हैं, लेकिन पक्सीनिया है और भी कुछ होंगे ऐसे जो पैरासिटिक नेचर शो करते हैं। बहुत कम है जो पैरासिटिक नेचर शो करते हैं, जनरली ज़्यादातर जो हैं वो सेप्रोफिटिक नेचर शो करते हैं। लेकिन ये एक पैरासाइट है और ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी कि ट्रू पैरासाइट है। तो पक्सीनिया जो है एक मैक्रोसाइक्लिक फंजाई है। क्या है मैक्रोसाइक्लिक? ये एक मैक्रोसाइक्लिक है, यानी कि इसकी साइकिल जो है, लाइफ साइकिल बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है। उसके बाद ये कैसा है, ये एक डिसीज कॉज करता है। इसकी एक स्पीसीज है पक्सीनिया ग्रामाइनस ट्रिटिसाई जो डिसीज कॉज करती है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, यानी कि रस्ट ऑफ व्हीट भी कह सकते हैं या ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट कहते हैं, रस्ट ऑफ व्हीट स्टेम, रस्ट ऑफ व्हीट स्टेम। इसकी जो स्पीसीज है कौन सी है, पक्सीनिया ग्रामाइनस ट्रिटिसाई। पक्सीनिया ग्रामाइनस ट्रिटिसाई जो है वो ये डिसीज कॉज करती है रस्ट ऑफ व्हीट स्टेम। ये इसकी जो लाइफ साइकिल है वो डाइजेनेटिक है, यानी कि डाइजेनेटिक होस्ट में इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होती है। पहला इसका जो है, ये चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, मैक्रोसाइक्लिक फंजाई है। इसकी जो स्पीसीज है पक्सीनिया ग्रामाइनस ट्रिटिसाई, ये कॉज करती है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट स्टेम, ये एक डिसीज का नाम है। तो ये डाइजेनेटिक है। डाइजेनेटिक फंगस है ये। तो इसका मतलब, डाइजेनेटिक का मतलब कि दो होस्ट में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है। दो होस्ट कौन कौन से हैं? पहला तो है व्हीट, गेहूं का पौधा, और दूसरा है बारबेरी। बारबेरी जो झरबेरी होती है, जंगलों में अक्सर पाई जाती है, तो ये बारबेरी है और ये व्हीट है। व्हीट जो है वो प्राइमरी होस्ट है, प्राइमरी होस्ट है, और बारबेरी का प्लांट जो है वो सेकेंडरी होस्ट है, या इसी को कहते हैं अल्टरनेट होस्ट। ये अल्टरनेट होस्ट भी कहलाता है और सेकेंडरी होस्ट भी कहलाता है। प्राइमरी होस्ट क्या होता है दोस्तों? प्राइमरी होस्ट का मतलब जहां भी इस पैरासाइट की लाइफ साइकिल की रिप्रोडक्टिव फेज जहां पे कंप्लीट होती हो उसे कहते हैं प्राइमरी होस्ट, और बाकी की लाइफ स्टेज यानी कि वेजिटेटिव स्टेज जो कंप्लीट होती है वो होती है सेकेंडरी होस्ट में, यानी कि बारबेरी के प्लांट में।
तो प्राइमरी होस्ट जो है वहाँ पे इसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल कंप्लीट होती है और सेकेंडरी होस्ट जो है उसमें बाकी की जो भी बची हुई फेज़ है वो कंप्लीट होंगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अब इसकी लाइफ साइकिल में हम लोग आते हैं। मेनली इसकी लाइफ साइकिल में हम लोग केवल इसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ ही लिया, माइसीलियम 3 तरह का होता है, बाकी सब डोलीपोर सेप्टम भी देख लिया हम लोगों ने, क्लैम्प कनेक्शन भी देख लिया। दोस्तों डोलीपोर सेप्टम क्या होता है? सेप्टा के बीच में कुछ स्पेशलाइज्ड पोर्स होते हैं। मान लीजिए एक सेप्टा है, एक माइसीलियम है, ये इसके बीच बीच में सेप्टा लगे हुए हैं। इसके बीच में क्या हुआ कि एक पोर बन गया, स्मॉल होल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं डोलीपोर सेप्टम। और इससे क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन गए, सेप्टा जब बीच में डिसॉल्व हो गया स्पर्मेटाइजेशन के थ्रू, तो क्या हुआ यहाँ पे जब 2 न्यूक्लियस बन गए तो एक न्यूक्लियस क्या हुआ इसमें का डिवाइड हुआ और यहाँ पे फिर से तो 2 न्यूक्लियस बन गए, एक और बन गया इससे, तो एक न्यूक्लियस जो इसमें से बना डिवाइड होकर वो इससे इस पोर से अगले वाले माइसीलियम में चला जाएगा और ये प्रोसेस थ्रू आउट द माइसीलियम कंटिन्यू रहेगा ताकि सारी सेल, माइसीलियम की सारी सेल जो हों वो डाई न्यूक्लिएट हो जाए या बाई न्यूक्लिएट, डाई कैरियोटिक, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये था, ये डोलीपोर सेप्टम था। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल में कितनी फेजेस आती हैं, कितनी स्टेजेस आती हैं। जैसा कि माइक्रोसाइक्लिक फंजाई है तो इसमें कई सारी फेजेस होंगी, कई सारी स्टेजेस होंगी। तो देखते हैं हम लोग। तो सबसे दोस्तों जो लाइफ की इसमें इसके लाइफ साइकिल में जो डिसीज़ का इनिशिएशन होता है, डिसीज़ की शुरुआत होती है, जो डिसीज़ कॉज करती है, वीट स्टेम की जो रस्ट डिसीज़ है, ब्लैक रस्ट भी कह सकते हैं, तो उस डिसीज़ की जो इनिशिएशन है वो इसके फर्स्ट स्टेज से नहीं होती है, इसकी थर्ड स्टेज से होती है, जो कि यूरेडियल स्टेज है। तो हम फर्स्ट स्टेज से इसकी लाइफ साइकिल नहीं डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जहाँ से इसकी लाइफ साइकिल की डिसीज़ शुरू होती है, जहाँ से ये डिसीज़ कॉज करना शुरू होता है, वहाँ से इसकी लाइफ साइकिल हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट स्टेज से नहीं पढ़ेंगे। तो इसकी जो जहाँ से शुरू होती है इसका डिसीज़, तो वो होती है थर्ड स्टेज। और उसे कहते हैं यूरेडियल स्टेज। यूरेडियल स्टेज है। ये यूरेडियल स्टेज है। उसके बाद आता है फोर्थ, इसके बाद फिर जो आएगा फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज जो होता है वो होता है टीलियल स्टेज। टीलियल स्टेज। फिर आता है नेसेंट स्टेज। जब ये दोनों स्टेज कंप्लीट हो जाती हैं तो इसके बाद नेसेंट स्टेज आता है, यानी कि जो भी यहाँ पे स्पोर फॉर्म होगा वो अब इनएक्टिव कंडीशन में चला जाएगा, डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाएगा। इसलिए इसे जीरो फेज भी कहा जाता है, या नेसेंट फेज भी कह सकते हैं, जीरो स्टेज कहेंगे हम इसे। ये कहलाएगा, इसमें जो माइसीलियम बनेगा वो बेसिडियल प्रोमाइसीलियम कहलाएगा। बेसिडियम प्रोमाइसीलियम। फिर आएगा, अब जीरो के बाद फर्स्ट स्टेज इसकी शुरू होगी, जो पहली स्टेज है। फर्स्ट स्टेज क्या कहलाएगी? एसिडियल स्टेज, सॉरी पिक्निडियल स्टेज कहलाएगी। पिक्निडियल स्टेज। और फिर सेकंड स्टेज जो होगी वो एसिडियल स्टेज कहलाएगी। एसिडियल स्टेज। तो ये हो गई इसकी 4 स्टेजेस। पहली है यूरेडियल स्टेज, फिर है टीलियल स्टेज जो कि फोर्थ है, पहली थर्ड स्टेज है जहाँ से इसकी लाइफ साइकिल में जहाँ से डिसीज कॉज करना शुरू करता है वो है यूरेडियल स्टेज। फिर फोर्थ स्टेज जो है वो टीलियल स्टेज है। फिर बेसिडियम प्रोमाइसीलियम बनता है जो कि जीरो स्टेज में, नेसेंट स्टेज में बनता है। ये जो माइसीलियम यहाँ पे बनेगा वो इनएक्टिव कंडीशन में रहेगा। फिर उसके बाद जब ये जर्मिनेट करेगा तो पिक्निडियल स्टेज आएगी और फिर एसिडियल। फाइनली सेकंड और लास्ट स्टेज जो है वो है एसिडियल स्टेज। तो यूरेडियल स्टेज में
जो स्पोर का फॉर्मेशन होगा वो कहलाएगा यूरिडोस्पोर। यूरिडोस्पोर कहलाएगा, यानी कि यहाँ पे जो स्पोर का फॉर्मेशन होगा इस स्टेज में जो स्पोर बनेगा वो कहलाएगा यूरिडोस्पोर। फिर उसके बाद टीलियल स्टेज में जो स्पोर बनेगा वो कहलाएगा टिलिटोस्पोर। टिलिटोस्पोर कहलाएगा। अब बेसिडियल प्रोमाइसिलियम है, यहां पे जो स्पोर बनेगा वो कहलाएगा बेस्डियोस्पोर। जब बेस्डियोस्पोर बन जाएगा तब ये डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाएगा और वहां पे कोई भी इसमें रिप्रोडक्शन वगैरह नहीं होगा। फिर उसके बाद पिक्निडियल स्टेज में कौन सा स्पोर बनेगा? पिक्नियोस्पोर। पिक्नियोस्पोर बन रहा है। और एसिडियल स्टेज में एसियोस्पोर। ये 5 तरह के स्पोर बन गए। पहले में थर्ड स्टेज में क्या बना? यूरिडोस्पोर, टिलिटोस्पोर, बेस्डियोस्पोर, पिक्नियोस्पोर और एसियोस्पोर फाइनली जो सेकंड है। ये थर्ड स्टेज है, ये फोर्थ स्टेज है, ये नेसेंट यानी 0 स्टेज है, ये पिक्नियोस्पोर है यानी कि फर्स्ट स्टेज का, और ये सेकंड स्टेज है एसियोस्पोर। ये 5 तरह के स्पोर्स इसमें बन गए। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो 2 चीज़ें हैं यानी कि थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज, ये एसेक्सुअल स्टेज है। ये एसेक्सुअल स्टेज है और ये कहाँ पे होगी? किस होस्ट में होगी? प्राइमरी होस्ट में होगी और वो है वीट प्लांट। वीट प्लांट पे होगी ये, और ये है एसेक्सुअल स्टेज। ये जो है वो सेक्सुअल स्टेज है। ये सेक्सुअल स्टेज है। उसके बाद ये जो 2 स्टेजेस हैं ये किस होस्ट में होंगी? ये सेकेंडरी होस्ट में होंगी। और सेकेंडरी होस्ट क्या है? बारबेरी प्लांट है। बारबेरी प्लांट पे ही होंगी। अब इसके बाद जो यूरिडोस्पोर होगा वो होगा वीट प्लांट पे तो होगा ही, लेकिन उसके लीफ पर पाया जाएगा यानी कि पत्तियों पर। बारबेरी प्लांट के लीफ पर पाया जाएगा। टिलिटोस्पोर जो होगा वो वीट प्लांट के स्टेम पे पाया जाएगा, स्टेम पर पाया जाएगा ये। उसके बाद जो पिक्नियोस्पोर है, ये बेस्डियोस्पोर जो है ये तो नेसेंट स्टेज में है, ये कहीं भी पड़ा रहेगा सॉइल में। मान लीजिए सॉइल में ही ये पड़ा रहेगा क्योंकि नेसेंट स्टेज है। ये पिक्नियोस्पोर जो होगा वो कहाँ पाया जाएगा? पिक्नियोस्पोर बारबेरी प्लांट के लीफ पे पाया जाएगा, लेकिन वो लीफ के अपर सरफेस पे पाया जाएगा पिक्नियोस्पोर। अपर सरफेस ऑफ बारबेरी लीफ। बारबेरी लीफ के जो अपर सरफेस है, लीफ में 2 सरफेस होता है, एक अपर सरफेस और एक लोअर सरफेस। अपर सरफेस को एडेक्सियल सरफेस भी कहते हैं और लोअर सरफेस को एबैक्सियल सरफेस भी कहते हैं। यानी कि पिक्नियोस्पोर जो होगा वो लीफ के अपर सरफेस पे होगा यानी कि एडेक्सियल सरफेस पे होगा, और जो एसियोस्पोर होगा वो लीफ के लोअर सरफेस पे होगा यानी कि एबैक्सियल सरफेस पे होगा। ये लोअर सरफेस ऑफ बारबेरी लीफ। बारबेरी लीफ के लोअर सरफेस पे पाया जाएगा। दोस्तों ये रही कहानी थोड़ी सी बिल्कुल ब्रीफ में, लेकिन अभी हमें इसके डिटेल में स्टडी करनी है। यूरिडोस्पोर जो था वो लीफ पे पाया गया, टिलिटोस्पोर जो था वो स्टेम पे पाया गया। किसके लीफ और स्टेम पे? वीट प्लांट के लीफ और स्टेम पे। बेस्डियोस्पोर जो था वो सॉइल में है क्योंकि वो नेसेंट कंडीशन में, इनएक्टिव फेज में, उसमें कोई रिप्रोडक्शन वगैरह नहीं हो रहा है। उसके बाद जो पिक्नियोस्पोर और एसियोस्पोर है ये बारबेरी के प्लांट पे पाए गए, और पिक्नियोस्पोर जो है वो अपर सरफेस ऑफ बारबेरी लीफ पे पाया गया, और जो एसियोस्पोर है वो लोअर सरफेस ऑफ बारबेरी लीफ पे पाया गया। अब इसके बाद हम लोग 1 बाय 1 हर एक स्टेज के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे
यूरेडियल स्टेज या थर्ड स्टेज, और उसमें जो स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। दोस्तों ये चीज़ आप ज़रूर बना लीजिएगा, ये बिल्कुल शॉर्ट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में आता है अगर, तो अगर आप इसे भी याद किए रहेंगे तो आसानी से लिख सकते हैं। तो यूरेडियल स्टेज दोस्तों हम लोग अब डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यूरेडियल स्टेज कैसे आती है, कैसे इसकी शुरुआत होती है, कैसे यूरोडोस्पोर बनते हैं। तो लास्ट में जो सबसे आखिरी स्टेज थी, यानी कि सेकंड स्टेज या एसिडियल स्टेज, तो उसमें फॉर्मेशन हुआ था एसियोस्पोर का। एसियोस्पोर बने थे, तो एसियोस्पोर जब जर्मिनेट करेंगे तो वो बनाएंगे यूरोडोस्पोर। When ACOspore germinate, यूरेडियल स्टेजेस, अब जब एसियोस्पोर जर्मिनेट करेंगे तो यूरेडियल स्टेज आएगी और यूरोडोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। When ACOspore germinate, यूरोडोस्पोर इज फॉर्म्ड, यानी कि एसियोस्पोर जब जर्मिनेट करेंगे तो यूरोडोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। अब क्या होगा, जो सिम्टम इसका कैसा होगा, तो इसकी लीफ पर, किसकी लीफ पर, वीट प्लांट की लीफ पर ये रहेंगे यूरोडोस्पोर। यानी कि जब भी एसियोस्पोर उसके क्या कहते हैं लीफ पर आ जाएगा वीट प्लांट के किसी भी मीडियम से, एयर के या फिर किसी एनिमल के मीडियम से, क्योंकि मीडियम से ही आएगा, अपने आप तो आ नहीं पाएगा। अगर लग बाई चांस इसके लीफ पर आ गया तो वहाँ पे एसियोस्पोर जो है वो जर्मिनेट कर जाएगा और यूरोडोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा। और जो यूरोडोस्पोर का कुछ स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे अभी, लेकिन पहले देख लेते हैं इसका सिम्टम कैसा होता है, क्योंकि डिसीज कॉज करने के लिए ये यूरोडोस्पोर ही रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए हम इसे सबसे पहले पढ़ रहे हैं। तो इसका जो सिम्टम होगा कुछ, वो होगा लाइट ब्राउन या फिर ऑरेंज कलर का, कुछ लाइट ब्राउन और ऑरेंज कलर का इसके पैचेस दिखाई देंगे लीफ पे। लीफ पर लाइट ऑरेंज या लाइट ब्राउन या ऑरेंज पैचेस लीफ पर दिखाई देंगे दोस्तों इसके। उसके बाद क्या होगा, आप मान लीजिए ये लीफ है, थोड़ा ऊपर बनाते हैं, ये आप लोग लिख लें, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए ये एक लीफ है, किसकी, एक वीट की लीफ है, इसमें पैरेलल वेनेशन होता है। दोस्तों लीफ बनाइए तो कुछ ऐसा लगे कि वो किस चीज़ की लीफ है, कुछ ऐसा उससे हम समझ सकें, क्योंकि लीफ तो कई तरह की होती हैं। क्योंकि ये मोनोकॉट है इसलिए इसमें पैरेलल वेनेशन होगा, तो ये ज़रूर शो करिए। रेटिकुलेट वेनेशन नहीं शो कर दीजिए, क्योंकि वो डाइकॉट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे पैरेलल वेनेशन होना बहुत ज़रूरी है। और वीट की जो लीफ होती है कुछ ऐसी होती है, इलोंगेटेड होती है, पैरेलल वेनेशन होता है, क्योंकि मोनोकॉट ही हम सभी जानते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसकी वेन्स के अलोंग कुछ क्या होंगे, यूरोडोस्पोर जो होंगे वो इसके वेन्स के अलोंग पैरेलली अरेंज रहेंगे लाइट ब्राउन और ऑरेंज पैचेस में। ऐसे करके लीफ में इसके ये पैचेस अरेंज रहेंगे। तो ये हो गया इसका सिम्टम, लाइट ऑरेंज और लाइट ब्राउन और ऑरेंज पैचेस ये अरेंज है वीट की लीफ पर। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक यूरोडोस्पोर का स्ट्रक्चर कैसा होगा दोस्तों, ये चाहे तो आप बना भी सकते हैं। तो यूरोडोस्पोर जो होता है वो स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, और उसमें एक स्टाक भी पाया जाता है।
ये स्टाक है, इसकी एक एग्जाइन होगी, आउटर लेयर जो होगी एग्जाइन होगी, इनर लेयर जो होगी इंटाइन होगी, इंटाइन होगी। और दोस्तों सबसे खास बात जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है इसमें बाई न्यूक्लिएट कंडीशन होगी, बाई न्यूक्लिएट कंडीशन होगी। क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी माइसीलियम से बन रहा है, सेकेंडरी माइसीलियम से बन रहा है। और हम जानते हैं कि सेकेंडरी माइसीलियम जो था, बेस्डियोमाइस्टिस के जितने भी मेंबर हैं उनमें सेकेंडरी माइसीलियम जो होता है वो बाई न्यूक्लिएट कंडीशन में होता है। इसीलिए यहाँ पे जो स्पोर बनेगा, यूरोडियल स्टेज में क्या होता है, जो हाइफी होते हैं या जो माइसीलियम होता है फंगस का, वो बाई न्यूक्लिएट कंडीशन होता है, यानी कि सेकेंडरी स्टेज में होता है। और ये क्या होगा, क्या होगा इसमें बाई न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरोडोस्पोर जो है वो सिंगल सेल्ड है लेकिन बाई न्यूक्लिएट है, ये जरूर आप याद रखिए। सिंगल सेल्ड बाई न्यूक्लिएट, सिंगल सेल्ड बाई न्यूक्लिएट कंडीशन है किसकी, यूरोडोस्पोर की। ये एक यूरोडोस्पोर है, ये स्टार्क्ड है, स्फेरिकल है, एग्जाइन है, इंटाइन है, इसमें बाई न्यूक्लिएट कंडीशन है और सिंगल सेल्ड है। क्या है, एक सिंगल सेल है, उसके अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। तो ये हो गया यूरोडोस्पोर। अब यूरोडोस्पोर को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, सबसे पहले इसे डॉक्टर केसी मेहता ने या प्रोफेसर केसी मेहता ने इसे डिस्कवर किया। डॉक्टर केसी मेहता। ये कभी कभी पूछा जाता है दोस्तों कि यूरोडोस्पोर को डिस्कवर किसने किया, तो डॉक्टर केसी मेहता ने, इसे आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर केसी मेहता ने इसे डिस्कवर किया। अब उन्होंने कहा कि यूरोडोस्पोर जो है वही रिस्पॉन्सिबल है रीअकरेंस ऑफ द डिसीज़, क्योंकि यूरोडोस्पोर ही जर्मिनेट करके डिसीज़ का सिम्टम क्रिएट करता है या डिसीज़ कॉज करता है। तो इसे उन्होंने कहा कि यूरोडोस्पोर जो है वो कॉज करता है रीअकरेंस ऑफ डिसीज़। ये बात ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि एक की पॉइंट है इन्होंने जो कहा था। तो इन्होंने कहा कि जो यूरोडोस्पोर है ये कॉज करता है रीअकरेंस, ऑफ डिसीज। क्या करता है, रीअकरेंस ऑफ डिसीज। यानी कि डॉक्टर केसी मेहता ने सबसे पहले यूरोडोस्पोर डिस्कवर किया और इन्होंने कहा कि जो यूरोडोस्पोर है यही कॉज करता है रीअकरेंस ऑफ डिसीज, क्योंकि यूरोडोस्पोर ही जर्मिनेट होकर बार बार क्या करता है, डिसीज़ कॉज करता है। कहाँ पे, वीट के प्लांट पर। तो ये हो गया यूरोडोस्पोर, रीअकरेंस ऑफ डिसीज, केसी मेहता, यूरोडोस्पोर, बाइन्यूक्लिएट कंडीशन, यूनिसेल्ड स्टेज। ये सब दोस्तों इंपॉर्टेंट है इस यूरेडियल स्टेज में, यानी कि थर्ड स्टेज में। अब ये थर्ड स्टेज कंप्लीट हो गई दोस्तों। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज में, फोर्थ स्टेज में, यानी कि टीलियल स्टेज में। दोस्तों बहुत ही आसान है, भले ही बहुत बड़ी इसकी लाइफ साइकिल है, इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम लोग पढ़ ना सकें, लेकिन थोड़ा बड़ी है अदर फंजाई की कंपैरिजन में। लेकिन नोट्स जो हैं वो बहुत ही कंसाइज और प्रिसाइज हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों के लिए सुटेबल नोट्स हैं इसमें। आप ऐसे भी अगर जानकारी रखना चाहते हैं तो ये काफ़ी है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेज में, यानी कि फोर्थ स्टेज, और वो है टीलियल स्टेज। टीलियल स्टेज है। उसके बाद जो टीलियल स्टेज है वो, उसमें किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, टिलिटोस्पोर। टिलिटोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे दोस्तों टीलियल स्टेज में। अब क्या होगा, जो यूरोडोस्पोर बना वो
जर्मिनेट करके क्या बनाया, एसियोस्पोर जब जर्मिनेट हुआ तो यूरोडोस्पोर बना। अब यूरोडोस्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट होगा, यूरोडोस्पोर जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा तो बनाएगा टिलेटोस्पोर। अभी जो दोस्तों टिलेटोस्पोर है वो वीट के प्लांट की जब लाइफ साइकिल की लगभग आखिरी की फेजेस आती हैं, जब फसल लगभग पककर तैयार होती है, तो उस समय टिलेटोस्पोर क्या करता है, जर्मिनेट करता है। कब, जब गेहूं की फसल लगभग पक कर तैयार होती है, तो ये महीना होता है लगभग मार्च से अप्रैल का, मार्च का लास्ट या अप्रैल की शुरुआत होती है जब गेहूं की फसल पक के तैयार होती है। तो उस समय जो टेम्परेचर होता है थोड़ा सा हाई हो जाता है, 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है, और फंजाई को ग्रो करने के लिए लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही टेम्परेचर चाहिए। तो उस समय थोड़ा सा इसके लिए कंडीशन जो होती है वो अनफेवरेबल हो जाती है, तो उस समय टिलेटोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो टिलेटोस्पोर जो होता है वो लेट लाइफ साइकिल में, किसके लाइफ साइकिल में, लाइफ में उसके क्या कहते हैं, वीट के लाइफ साइकिल में लेट में जर्मिनेट करता है। तो ये क्या करेगा, इट फॉर्म्स इन लेटर स्टेज, लेटर स्टेज में फॉर्म होगा वीट में, वीट के प्लांट की लाइफ साइकिल में। और क्या होगी उस समय, थोड़ा सा कंडीशन अनफेवरेबल होगी। लेकिन दोस्तों ये बात याद रखिए कि अभी ये यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो रहा है। भले यहाँ पे थोड़ा कंडीशन अनफेवरेबल आ गई, जैसा कि हम सब फंजाई में पढ़ते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन आने पे क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने लगता है, लेकिन यहाँ पे अभी उतनी अनफेवरेबल कंडीशन नहीं आई जहाँ पे ये टॉलरेट ना कर सके उसे। थोड़ा बहुत अनफेवरेबल कंडीशन जरूर है, लेकिन यहाँ पे अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा। तो टिलेटोस्पोर जर्मिनेट करेगा, अनफेवरेबल कंडीशन बने, लेकिन ये टिलेटोस्पोर जो है वो जर्मिनेट करेगा। तो उसके बाद क्या होगा, तो इसका जो सिम्टम, अब ये जो क्या कहते हैं यूरोडोस्पोर जो था वो लीक पे था, लेकिन अब कंडीशन जब अनफेवरेबल आ गई, पत्तियां सूखने लगी, तो ये आ जाएगा वीट के स्टेम पर, जैसा कि हम लोग पहले भी देख सके हैं, देख लिए हैं। तो क्या होगा, टिलेटोस्पोर जो होगा वो वीट के स्टेम पर होगा, वीट के स्टेम पर होगा। इसके जो सिम्टम होंगे दोस्तों वो होंगे डार्क ब्राउन या फिर डार्क ब्राउन और ब्लैक, और इसका जो अपीयरेंस होगा वो रस्टी अपीयरेंस होगा। रस्टी अपीयरेंस के साथ ये पाए जाएंगे। तो इसी से इस डिसीज का नाम पड़ा ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट स्टेम या रस्ट ऑफ व्हीट स्टेम। तो डार्क ब्राउन और ब्लैक होंगे, रस्टी अपीयरेंस होगा, और ये क्या कहते हैं कहाँ पे होंगे, ये व्हीट के स्टेम पर पाए जाएंगे। दोस्तों ये चीजें आप लिख लीजिए जरूर, क्योंकि ये नोट्स के लिए आपको काम आएंगी। क्या है, ये एक व्हीट की स्टेम है मान लीजिए, और उसमें क्या होगा कि ये ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर के पैचेस ये नजर आएंगे। ये पैचेस व्हीट के स्टेम पर, हम लोगों ने इसका प्रैक्टिकल भी किया है, बीएससी के स्टूडेंट में, बीएससी के सिलेबस में इसका प्रैक्टिकल भी है, लैब में करवाया जाता है। वहाँ पे हम लोग इसका सेक्शन कट करके इसके स्पोर्ट्स को देखते हैं, टीएस कट करके। तो ये क्या है, ये ऐसे उसके स्टेम पर अरेंज रहेंगे। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होगा इसका, इसमें स्टाक होगा एक, और यहाँ पे कंडीशन जो है वो बाई सेल्ड और यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा।
यूरिडोस्पोर कैसा था, यूनिसेल्ड बाइन्यूक्लिएट, और ये कैसा है, बाइसेल्ड यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन। यानी कि एक टेलेटोस्पोर में 2 सेल हैं और हर एक सेल के पास अपना अपना एक एक न्यूक्लियस है जो कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। ये बात जरूर ध्यान रखिए आप लोग। और इसमें स्टार्क है, ये इलोंगेटेड है, ये इलोंगेटेड है, बाइसेल्ड है, स्टार्क्ड है, यूनिन्यूक्लिएट है। ये है टेलेटोस्पोर। अब ये हो गए टिलियल स्टेज दोस्तों। अब आखिरी जो अगली स्टेज आती है, आखिरी नहीं अगली स्टेज जो है वो है जीरो स्टेज या फिर बेसिडियम प्रोमाइसिलियम। तो देखते हैं उसमें क्या होता है। अब ये जो टेलेटोस्पोर बना है ये क्या करेगा, ये जब जर्मिनेट करेगा इसमें भी सेप्टा होंगे, ये बेसिडियल प्रोमाइसिलियम का फॉर्मेशन कर रहा है, बेसिडियम प्रोमाइसिलियम, बेसिडियम प्रोमाइसिलियम बना रहा है ये। हर एक सेल से क्या होगा, एक एक माइसिलियम निकलेगी जर्मिनेट करके, और उसमें क्या होगा, बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। ऐसे बेसिडियोस्पोर इसके वॉल पे फॉर्म हो जाएंगे, बन जाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर ये जर्मिनेट हो गया। क्या टेलेटोस्पोर जो जर्मिनेट हो गया तो क्या बनाया, ये दोस्तों टेलेटोस्पोर का स्ट्रक्चर है। ये जीरो स्टेज है, यहां पे बेसिडियम प्रोमाइसिलियम, बेसिडियम प्रोमाइसिलियम बन रही है, और यहां पे बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। जब टेलेटोस्पोर जर्मिनेट किया तो हर एक सेल से, यहाँ पे यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन है और बाइसेल्ड कंडीशन है, तो हर एक सेल से क्या हुआ, ये जब जर्मिनेट किया तो यहाँ पे माइसिलियम बना। कैसा माइसिलियम है, प्रोमाइसिलियम है, और हर एक माइसिलियम से, हर एक उसमें सेल से एक एक क्या हुआ, एक बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। और ये कैसा स्पोर है, ये सेक्सुअल स्पोर है, ये सेक्सुअल स्पोर है दोस्तों। ये बात ध्यान रखिएगा। अभी तक दो स्टेजेस हम लोगों ने पढ़ी, वो एसेक्सुअल स्टेज थी, ये है सेक्सुअल स्टेज। ये सेक्सुअल स्टेज इसलिए है क्योंकि दोस्तों इसके जर्मिनेट होने तक, टेलेटोस्पोर के जर्मिनेट होने तक कंडीशन कैसी आ गई, एकदम अनफेवरेबल कंडीशन आ गई। जब टेलेटोस्पोर बना था तब ही कंडीशन क्या थी, थोड़ी सी अनफेवरेबल थी, लेकिन धीरे धीरे जब ये मैच्योर हुआ, जब तक टाइम बढ़ता रहा और गेहूं की फसल लगभग एकदम पक गई उस समय, तो बिल्कुल गर्मी होती है उस समय अप्रैल के महीने में, और टेम्परेचर जो होता है वो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है, 40 डिग्री सेल्सियस के एबव होता है। तो उस समय क्या हुआ कि कंडीशन बिल्कुल अनफेवरेबल है उसके लिए, किसी भी फंजाई के लिए। तो उस समय क्या होगा कि ये अब बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन तो हो गया क्योंकि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया। अब ये नेसेंट स्टेज में चला जाएगा, जीरो स्टेज में है ये बेसिडियोस्पोर जो है वो जब बना तो नेसेंट कंडीशन में चला जाएगा, डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाएगा। ये डॉर्मेंट कंडीशन में है क्योंकि कंडीशन अभी अनफेवरेबल है, एकदम से अनफेवरेबल है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है। क्योंकि गर्मियों में देखते हैं आप अक्सर मॉइस्चर कहाँ होता है, उस समय क्या होता है, बिल्कुल महीना जो होता है अप्रैल का, मई का, वो एकदम गर्म होता है और मॉइस्चर बिल्कुल जीरो होता है। जीरो तो नहीं होता है लेकिन फिर भी मॉइस्चर बहुत कम होता है इसे जर्मिनेट करने के लिए। तो क्या करेगा, ये सॉइल में चला जाएगा, ये सॉइल में चला जाएगा और उस समय ये इनएक्टिव कंडीशन में पड़ा रहेगा। अब जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो इसकी जो लाइफ साइकिल स्टेजेस हैं, जो 2 स्टेजेस बची हुई हैं, वो आगे से शुरू होंगी जब भी कंडीशन फेवरेबल आएगी। तो देखते हैं उसके आगे क्या होता है। दोस्तों ये जीरो स्टेज, 3 स्टेजेस हमने पढ़ी इसकी, 3rd स्टेज पढ़ी, 4th स्टेज पढ़ी और जीरो पे आ गए हम।
अब इसकी फर्स्ट स्टेज पढ़ेंगे हम लोग। और जो थर्ड स्टेज है, सॉरी फर्स्ट स्टेज है, वो है पिक्निडियल स्टेज। और यहाँ पे जो स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है वो पिक्नियो स्पोर हो रहा है। ये पिक्नियो स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये पिक्नियो स्पोर या पिक्निडियल स्टेज कैसे आएगी दोस्तों? जब भी कंडीशन फेवरेबल आएगी। और ये पिक्नियो स्पोर कहाँ हो रहा है? हम लोगों ने पहले देखा था शुरू में ही, ये पिक्नियो स्पोर या पिक्निडियल स्टेज कहाँ हो रही है? बारबेरी के प्लांट पे हो रही है। अब दोस्तों ये फर्स्ट स्टेज है, सेक्सुअल स्पोर यहाँ पे जर्मिनेट करके पिक्नियो स्पोर बनाएगा। तो फर्स्ट स्टेज है, तो इसमें कैसा माइसीलियम बनेगा? पहले स्टेज में लाइफ साइकिल की फर्स्ट स्टेज है। हम लोगों ने भले थर्ड स्टेज पहले पढ़ा, लेकिन वो वहाँ पे प्राइमरी माइसीलियम नहीं बना था, वहाँ पे तो सेकेंडरी माइसीलियम बना था। और लाइफ की ज़्यादातर फेजेस में सेकेंडरी माइसीलियम ही होता है। ये फर्स्ट स्टेज है, इसलिए यहाँ पे बेसिडियोस्पोर जो होगा वो जर्मिनेट करके प्राइमरी माइसीलियम बनाएगा। और प्राइमरी माइसीलियम जो होगा वो कैसा होगा? मोनोकैरियोटिक होगा। सेकेंडरी माइसीलियम जो होता है वो डाइकैरियोटिक होता है। यहाँ पे मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बनेगा। मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बनेगा। ये मोनोकैरियोटिक माइसीलियम कौन बनाएगा? ये बनाएगा बेसिडियोस्पोर, जो जीरो स्टेज में बना था, नेसेंट स्टेज में बना था। बेसिडियम प्रोमाइसीलियम से बेसिडियोस्पोर जो बना था वो अब जनरेट करके बनाएगा मोनोकैरियोटिक माइसीलियम, जो कि प्राइमरी माइसीलियम होगा। ये मोनोकैरियोटिक माइसीलियम है और प्राइमरी है, यानी कि यूनिसेल्ड है और यूनिन्यूक्लिएट है। अब ये क्या कहते हैं? ये तो जमीन में पड़ा था, अब ये कैसे किसी मीडियम से या फिर किसी भी तरीके से, बाय एयर या बाय एनिमल, किसी भी मीडियम से, बाय इंसेक्ट, किसी भी मीडियम से ये जो बेसिडियोस्पोर था वो अगर बारबेरी के प्लांट पे पहुंच जाता है तो वहाँ पे इसका ये जर्मिनेशन होगा और प्राइमरी माइसीलियम का फॉर्मेशन होगा। जब कंडीशन फेवरेबल आएगी तभी क्या होगा? ये जो बेसिडियोस्पोर है वो जर्मिनेट करेगा। अब ये जब जर्मिनेट करेगा तो प्राइमरी माइसीलियम का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है और फर्स्ट स्टेज में हमेशा प्राइमरी माइसीलियम ही बनता है। तो जब प्राइमरी माइसीलियम बनेगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा? ये मैच्योर होगा और मैच्योर होकर ये ट्रांसफॉर्म कर ये आगे बनाएगा। ये पिक्निडियल स्टेज है, क्यों? इसलिए यहाँ पे बनाएगा पिक्निडियल कप। क्या बनाएगा? पिक्निडियल कप। देखते हैं हम लोग फिगर के थ्रू। दोस्तों जो लिख रहा हूँ वो आप अपने हिसाब से एक नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स नहीं बनाए हैं तो ज़रूर लिख लीजिए, और अगर बनाए हैं तो कोई बात ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? जब बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट करेगा तो पिक्निडियल कप बनाएगा। जो कि फ्लास्क शेप्ड होगा या कप शेप्ड होगा, कप जैसा होगा या फ्लास्क शेप होगा। ये कहाँ बनेगा? पिक्नियोस्पोर बारबेरी की लीफ पर अपर सरफेस पे, हमने पहले भी डिस्कस किया है, उसके एडेक्सियल सरफेस पे बनेगा। मान लीजिए ये बारबेरी लीफ की एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है और ये उसकी पैलिसेड सेल्स है, ये पैलिसेड सेल्स है। ऐसे पूरी, फिर उसकी लोअर एपिडर्मिस भी होगी। तो यहाँ पे इसका फॉर्मेशन होगा। मान लीजिए यहाँ पे बारबेरी लीफ पे आके लैंड हो गया किसी मीडियम से, और फिर यहाँ पे कंडीशन भी फेवरेबल है, तो उस समय इसका क्या होगा? जर्मिनेशन होगा। तो जर्मिनेशन कैसे होगा? जर्मिनेशन जब होगा तो ये प्राइमरी माइसीलियम पहले बनाएगा, फिर उसके बाद ये प्राइमरी माइसीलियम ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें? पिक्निडियल कप में, एक कप लाइक स्ट्रक्चर में, या फिर फ्लास्क शेप्ड
स्ट्रक्चर में, यहाँ पे ये कप लाइक स्ट्रक्चर में, ये कप जैसा कुछ स्ट्रक्चर इसके एपिडर्मिस से नीचे बन जाएगा पैलिसेड सेल के इसकी टिश्यू में। तो उसके बाद क्या होगा, इसमें जो कुछ हाइपी होंगी इसके पिक्निडियल कप में, ये पिक्निडियल कप माइसिलियम से ही बना हुआ है। प्राइमरी माइसिलियम जब ट्रांसफॉर्म हुआ, जब मैच्योर करके पिक्निडियल कप बनाएगा तो उसमें हाइफी होंगी, और हाइफी जो होंगी वो क्या करेंगी, कुछ हाइफी क्या होंगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी, और वो बनाएंगी फर्टाइल हाइफी। और उनके ऊपर क्या होगा, पिक्नियोस्पोर का जर्मिनेशन होगा इन फर्टाइल हाइफी में। जब बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट हुआ तो कप शेप्ड स्ट्रक्चर बना। कप शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर कुछ हाइफी जो थी वो ट्रांसफॉर्म हुई या फिर स्पेशलाइज्ड होके कुछ फर्टाइल हाइफी बनाएंगी, और यही फर्टाइल हाइफी क्या होंगी, इनके ऊपर पिक्नियोस्पोर फॉर्म होगा। और कुछ यहाँ पे स्टेराइल हाइफी भी होंगी जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव हैं, ये इनके बीच बीच में ऐसे रहेंगी। ऐसे बहुत सारी हाइफी रहेंगी, यहाँ तो एक मैं पेन से बना रहा हूँ इसे, वैसा नहीं। तो लार्ज अमाउंट में इसमें क्या कहते हैं, स्टेराइल हाइफी रहेंगी, और कुछ हाइफी जो होंगी वे स्पेशलाइज्ड होकर फर्टाइल हाइफी बनाएंगी, और इन्हीं फर्टाइल हाइफी के ऊपर क्या होगा, पिक्नियोस्पोर का जर्मिनेशन होगा, या सॉरी जर्मिनेशन नहीं, फॉर्मेशन होगा। अभी पहले बनेगी तभी तो जर्मिनेट होगी बाद में। अब क्या हुआ, यहाँ पे पिक्नियोस्पोर बन गया। ये पिक्नियोस्पोर जो है इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर में है। ये क्या है, फर्टाइल हाइफी है। ये जो स्पोर्स बन रहे हैं इन्हें क्या कहेंगे, पिक्नियोस्पोर। ये पैराफाइसिस है, पैराफाइसिस। और ये क्या है, इसका जो अपर पार्ट है, इसका माउथ है, उसे हम कहेंगे ऑस्टियोल। अपर माउथ जो है पिक्निडियल कप का जो माउथ है, ये जो माउथ है इसे ऑस्टियोल कहा जाएगा। और इसे जो स्टेराइल हाइफी यानी कि ये पैराफाइसिस जो है इसे ये कवर रखेंगी। और ये जो पिक्नियोस्पोर का स्ट्रक्चर है ये स्फेरिकल है, ठीक है। और ये यूनिसेल्ड है क्योंकि ये प्राइमरी माइसिलियम से बन रहा है। तो प्राइमरी माइसिलियम यूनिसेल्ड है, यूनिन्यूक्लिएट है। यहाँ पे एक न्यूक्लियस होगा और एक ही सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पिक्नियोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया। अब ये दोस्तों पिक्नियोस्पोर ऐसे बन गया। ये ऐसे क्या होगा कि लीफ में कई सारी जगह ये पिक्निडियल कप का फॉर्मेशन होगा और ये पिक्नियोस्पोर्स में बन जाएंगे और इसमें कॉम्पैक्टली अरेंज रहेंगे। कई सारे बहुत सारे पिक्नियोस्पोर इसके अंदर बन जाएंगे। अब आते हैं लास्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज और एसिडियल स्टेज। दोस्तों ये अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, थोड़ा अच्छा फिगर बनाइएगा। यहाँ पे तो मैंने बस एक डायग्रामेटिक बना दिया है। ये इसकी एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है किसकी, बारबेरी लीफ की एपिडर्मिस है। बारबेरी लीफ का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। उसके बाद क्या हुआ, ये क्या है, पैलिसेड सेल्स हैं, ये पैलिसेड सेल्स हैं। अब आएंगे हम लोग लास्ट स्टेज पे, एसिडियल स्टेज पे। दोस्तों अब क्या होगा, अब ये पिक्नियोस्पोर जो है वो जब जर्मिनेट करेगा तो एसियोस्पोर बनाएगा, यानी कि लास्ट स्टेज बनाएगा। एसिडियल स्टेज या फिर एसी, और यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, एसियोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। अब ये एसियोस्पोर कैसे बनेंगे, जो पिक्नियोस्पोर था वो जब जर्मिनेट हुआ तो एक माइसिलियम बनाएगा और माइसिलियम में क्या होगा, स्पर्मेटाइजेशन हो जाएगा। माइसिलियम में जब स्पर्मेटाइजेशन हो गया तो स्पर्मेटाइजेशन के बाद उसमें बाई न्यूक्लिएट कंडीशन आ गई या डाइकैरियोटिक कंडीशन आ गई,
तो डाइकैरियोटिक कंडीशन में क्या हुआ, डाइकैरियोटिक कंडीशन जब बन गई तो वो सेकेंडरी माइसिलियम अब कहलाएगा, क्योंकि जो प्राइमरी माइसिलियम था वो मैंने पहले भी बताया कि शॉर्ट लिव्ड है। अब वो थोड़े समय के लिए रहा और पिक्नियोस्पोर बन गया। अब उसके बाद क्या हो गया, अब वो सेकेंडरी माइसिलियम में कन्वर्ट हो गया, वो पिक्नियोस्पोर या जो भी था। पिक्नियोस्पोर जब जर्मिनेट हुआ तो जो माइसिलियम बना वो डाइकैरियोटिक कंडीशन में हो गया। अब ये डाइकैरियोटिक कंडीशन सेकेंडरी माइसिलियम के फॉर्म में है। तो सेकेंडरी माइसिलियम जो है जब पिक्नियोस्पोर जर्मिनेट किया तो सेकेंडरी माइसिलियम बना, और सेकेंडरी माइसिलियम जो है वो जब ट्रांसफॉर्म होगा तो वो बनाएगा एसिडियल कप, क्योंकि यहाँ पे एसिडियल स्टेज पढ़ रहे हैं हम, तो वो बनाएगा एसिडियल कप। तो देखते हैं एक बार फिगर के थ्रू हम लोग। मान लीजिए बारबेरी की लीफ की एपिडर्मिस है, और जो एसिडियल स्टेज होती है वो बारबेरी लीफ के लोअर सरफेस पे होती है। पिक्निडियल स्टेज जो थी वो बारबेरी लीफ के अपर सरफेस पे थी, और ये लोअर सरफेस पे होगी, यानी कि इसकी एपिडर्मिस नीचे की तरफ होगी, और ये क्या है, इसकी पैलिसेड सेल्स हैं, इसके टिश्यू हैं लीफ के। ऐसे ये टिश्यू हैं, ठीक है। ये एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो पिक्नियोस्पोर थे वो यहाँ पे जर्मिनेट होंगे। अब तो यहाँ पे जब जर्मिनेट होंगे तो एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, और उस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे एसिडियल कप। एसिडियल कप का फॉर्मेशन करेंगे। एसिडियल कप का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल पिक्निडियल कप जैसा है, कप लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ भी कुछ हाइफी होंगी वो स्पेशलाइज्ड होके क्या बनाएंगी, फर्टाइल हाइफी, और इन फर्टाइल हाइफी के ऊपर क्या फॉर्म होगा, इन फर्टाइल हाइफी के ऊपर फॉर्म होगा एसियोस्पोर। यहाँ पे एसियोस्पोर का जर्मिनेशन फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे कुछ स्टेराइल हाइफी भी हैं जिन्हें हम कहेंगे पैराफाइसिस, और इसके भी माउथ को ये ढक रखी हैं। ये क्या है, एसिडियल कप है, एसिडियल कप है। यहाँ पे एसियोस्पोर का फॉर्मेशन है, एसियोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये पैराफाइसिस है, ये इसकी लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है ये पैलिसेड सेल्स हैं, लीफ की पैलिसेड सेल्स हैं। ये एसिडियल कप है, इसके अंदर कुछ फर्टाइल हाइफी हैं जो फॉर्म कर रहे हैं क्या, एसियोस्पोर का फॉर्मेशन कर रही हैं, और इसका जो माउथ है वो ऑस्टियोल कहलाएगा। अब ये बन गया, क्या बन गया, एसियोस्पोर बन गया। अब यहाँ पे एसियोस्पोर का भी फॉर्मेशन हो गया। अब जो एसियोस्पोर है दोस्तों, चाहे तो आप इसे बना भी सकते हैं। एसियोस्पोर जो है वो सेकेंडरी माइसिलियम से जर्मिनेट हो रहा है। किससे, सेकेंडरी माइसिलियम से। और सेकेंडरी माइसिलियम कैसा होता है, बाइन्यूक्लिएट होता है, ये डाइकैरियोटिक होता है, उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक सेल होता है। तो ये बाइन्यूक्लिएट या डाइकैरियोटिक कंडीशन में रहेगा, और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा और उसमें 2 न्यूक्लियस पाए जाएंगे। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा और कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं एसिडियल कप में, बिल्कुल एकदम ठसे हुए रहते हैं। तो क्या होगा, वो कुछ स्फेरिकल शेप्ड में जलाई देते हैं, लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उनका वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है और बाइन्यूक्लिएट होता है। सेल एक है लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस 2 हैं, क्योंकि ये किससे जर्मिनेट हुए हैं, सेकेंडरी माइसिलियम से जर्मिनेट हुए हैं, इसलिए यहाँ पे बाइन्यूक्लिएट कंडीशन रहेगी। तो दोस्तों ये था पक्सिनिया की पूरी लाइफ हिस्ट्री। पूरी लाइफ हिस्ट्री में हमने सिर्फ उतना ही डिस्कस किया जितना इंपॉर्टेंट था। उसकी मेन स्टेजेस 5 स्टेजेस थी, उन 5 स्टेजेस को हमने डीपली स्टडी किया। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
ताकि जिन्हें ज़रूरत है उनकी हेल्प हो सके, मदद हो सके उनकी, क्योंकि इस समय सब लोग घर पे बैठे हुए हैं, कोई कहीं आ जा नहीं पा रहा है। तो सबकी हेल्प करिए, सबकी मदद करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो अगला वीडियो बनाऊँ, जो अगले टॉपिक पे अगर आपको ज़रूरत है तो आप तक पहुँच पाए। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।